Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. Now here we have a test. What are we doing? Oxford New Pathways जो हमारी बुक है क्लास 8 की, उसकी हम वर्कशीट कर रहे हैं, वर्कबुक जो आपके पास है. ऑलरेडी जो 4 यूनिट्स हैं वो हम देख चुके हैं along with check point 1 and now we have this test 1 जो पहले आपको खुद ट्राई करना है. This test 1 has everything, मतलब 4th यूनिट तक जो आपके लिटरेचर बुक में है, जो आपकी मतलब जो कोर्स बुक एक लिटरेचर रीडर है, एक वर्क बुक है. सो सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं along with grammar, writing skills, everything. सो यहाँ पे as of now because we have not started literature reader तो हम उसके questions skip कर देंगे. comprehension के questions हम already देख चुके हैं. So we are going to focus on grammar part. Okay, so let's begin. So यहाँ पे ये जो टेस्ट है आपका, ये आप खुद स्टार्ट करोगे और ऑल्सो रिमेंबर पहले एक बार खुद ट्राई करना एंड देन लेटर अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है देन कम एंड एक बार इन आंसर्स के साथ टैली कर लेना बिकॉज इट्स अ टेस्ट, यू आर सपोज टू टेक इट फर्स्ट. सो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. लुक एट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड टेक द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे आपको अनसीन पैसेजेस जो होते हैं यूजुअली हम क्या देखते हैं, पैराग्राफ्स में आते हैं या पोम्स आती हैं. यहाँ पे यू हैव बीन गिवन अ विजुअल, मतलब एक पिक्चर दिया हुआ है आपको जिसमें आपके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है. ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड हियर, नेक्स्ट आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं विच यू आर सपोज टू डू. सो इफ यू सी दिस healing power of India, healing power of India मतलब something related to maybe medicine, maybe spiritualism. next देखते हैं हम यहाँ पे CII Grant Thornton रिपोर्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है ये रिपोर्ट जो है ये किसने बना के दी है. इंडिया मेडिकल टूरिज्म मार्केट $8 billion by 2018. सो इंडिया का जो टूरिज्म मार्केट है, मेडिकल टूरिज्म मार्केट, वो 2018 तक $8 billion हो जाएगा. Now this has been reported in this report by CII Grant Thornton. ओके तो यहाँ पे ये मेडिकल टूरिज्म के बारे में है. मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म मतलब जब कोई फॉरेन कंट्री का कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में आता है कोई इलाज कराने के लिए, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड हम करते हैं वो बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं एंड इट इज़ वे चीपर देन द सर्विसेज और ट्रीटमेंट का जो प्राइस होता है विच इज़ प्रोवाइडेड आउटस्कर्ट्स, मतलब आउटसाइड इंडिया. तो यहाँ पे आपको सर्विसेज सस्ते में मिलती हैं प्लस वो एक पूरा पैकेज देते हैं आप, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. इंडिया सर्व्स 2,50,000 इंटरनेशनल पेशेंट्स एनुअली. तो इतने पेशेंट्स हर साल इंडिया जो है ट्रीट करता है जो कि बाहर के होते हैं. कॉमन ट्रीटमेंट्स जिसके लिए लोग आते हैं वो होते हैं पीडियाट्रिक, कार्डिक प्रोसीजर्स, हार्ट ट्रांसप्लांट्स, एपिलेप्सी, डेंटल एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स. तो ये वो कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं जिसके लिए जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं. फेवर्ड लोकेशंस, अब वो लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद करते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ चेन्नई, मुंबई, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली NCR. Coronary artery bypass graft surgery $6,000 in India and 25,000 in the US. तो आप इसमें डिफरेंस समझ लो कि यहाँ पे ये बताया गया है कि कितना डिफरेंस है जिसकी वजह से वो लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं. इट्स 6,000 इंडिया में और बाहर जो है US में इट इज $25,000. So it is like 6 4s are 24, more than 4 times. So that is why they travel to India. नेक्स्ट है ग्रोइंग एट 30%. इंडिया इज सेट टू बिकम नंबर 1 मेडिकल टूरिज्म स्पॉट. मतलब ये हर साल 30% के रेट से इसमें जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. तो इंडिया जो है इट इज अबाउट टू बी नंबर 1 मेडिकल टूरिज्म स्पॉट. कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एक्रेडिटेड फैसिलिटीज ड्रॉइंग पीपल टू इंडिया. अब यहाँ पे जो कॉस्ट और बाकी जो फैसिलिटीज हैं उसी की वजह से लोगों को ये अट्रैक्ट कर रही है कि वो इंडिया में आए और यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट लें. अब यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि अगर मुझे पेरिस घूमने जाना है या मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, सो व्हाट डू आई डू, मैं पैकेज ले लेती हूँ. अ पर्सन हु विल
arrange for the flight tickets, who will arrange for the hotel, sightseeing वहाँ के, because it is an unknown country for me. तो वहाँ पे क्या होता है, since it is an unknown place, कोई वहाँ का कोई गाइड हो, कोई टूरिज्म गाइड होगा तो मुझे हेल्प हो जाएगा. सिमिलरली जब ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, सो व्हाट डू, दे सी कि ओके ये मेरे को जो है इस पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करवाना है, तो दीज पीपल दे प्रिफर एंड टू एंड पैकेज, जिसमें क्या क्या होता है. देयर आर कंपनीज जो सिर्फ मेडिकल टूरिज्म पे काम करती है, तो ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अकोमोडेशन मतलब रहने का, कंसल्टेशन मतलब डॉक्टर से जो कंसल्ट करना होता है, मल्टीपल डॉक्टर्स मतलब इट इज नॉट लाइक कि आप आए हो आपको एक डॉक्टर बता दिया, नहीं, दे विल मेक यू कंसल्ट विद मल्टीपल डॉक्टर्स. पोस्ट ऑपरेटिव केयर, लाइक सपोज ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन का जो बाद का जो केयर है वो भी दे हेल्प यू विद. एंड साइट सीइंग, तबीयत ठीक हो गई, ऑल गुड, नाउ थोड़ा इंडिया भी घूम लो. सो ये पूरा जो पैकेज है, दिस इज व्हाट दे प्रोवाइड यू. सेविंग्स अप टू 85% ऑन हार्ट एंड जॉइंट प्रोसीजर्स. अब आपकी जो सेविंग्स होती है वो कितनी होती है, अप टू 85%, स्पेशली ऑन कौन से प्रोसीजर्स, हार्ट एंड जॉइंट. सर्जरीज इन इंडिया कॉस्ट 35% to 65% लेस कंपेयर टू यूएस एंड यूरोप. यूएस एंड यूरोप के कंपैरिजन में 35 से 65% लेस अमाउंट में आपका मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में हो जाता है. नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. अब हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है, लेट्स सी. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर, दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन्स, अब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस चार्ट में दी हुई थी ये किससे रिलेटेड है, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक ट्रैवल इंडिया, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं. इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रैवल टू इंडिया, बाहर के लोग जो आ रहे हैं, नहीं, ट्रैवल से रिलेटेड नहीं है. इंक्रीजिंग बिलीव्स इन रिलीजियोसिटी इन इंडिया, मतलब यहाँ पे अब वो बोल रहे हैं कि जो रिलीजियस बिलीफ बढ़ रहा है उसकी वजह से है, बिल्कुल नहीं. इंक्रीजिंग ट्रैवल टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इंक्रीजिंग ट्रैवल टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, दिस इज योर राइट आंसर. आंसर आपका हो जाएगा 4th पॉइंट. क्लियर. नेक्स्ट है मेडिकल टूरिज्म एम्प्लॉइज. ये मेडिकल टूरिज्म का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग फॉर ट्रीटमेंट, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग फॉर डी स्ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट दैट इज इनएक्सपेंसिव. नाउ ट्रीटमेंट दैट इज इनएक्सपेंसिव को मेडिकल टूरिज्म नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट विच इज इनएक्सपेंसिव कैन बी अवेलेबल इन योर ओन कंट्री. Traveling for de-stressing is not known as medical treatment. Yes, people do come, they travel for de-stressing, लेकिन वो गोवा जाते हैं, वो केरला जाते हैं, and like या फिर फिलीपींस, मतलब you know, अगर if we talk about India तो पौंडीचेरी जाते हैं, they will roam around, but that is not known as medical tourism. Travel and entertainment, तो कोई तबीयत ठीक करवाने आ रहा है, थोड़ी बहुत साइट सीइंग इज ओके, बट उसको हम एंटरटेनमेंट नहीं कहेंगे. द आंसर विल बी ट्रैवलिंग फॉर ट्रीटमेंट. मेडिकल टूरिज्म मार्केट, इसका मतलब क्या होता है, मेडिकल टूरिज्म मार्केट, सेलिंग मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया टू नॉन इंडियंस, इंडिया से नॉन इंडियंस को मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑल, इसको बेचना. इज दिस? नो. टूरिस्ट पेइंग फॉर इंडियन डॉक्टर्स, टूरिस्ट जो है वो इंडियन डॉक्टर्स के लिए पे कर रहे हैं. मनी जनरेटेड फ्रॉम पीपल कमिंग फॉर ट्रीटमेंट, जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं उनसे जो पैसा मिल रहा है उसको मेडिकल टूरिज्म मार्केट कहते हैं. मनी गिवन एज चैरिटी फॉर द पुअर, चैरिटी का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे, तो इधर पे जो हमारा आंसर है वो है मनी जनरेटेड फ्रॉम पीपल कमिंग फॉर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन फॉर ग्रोइंग मेडिकल टूरिज्म. ये जो मेडिकल टूरिज्म इतना ग्रो हो रहा है इसका रीजन क्या है. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवलिंग टू इंडिया. एक तो ये कि इंडिया में आना, इंडिया में ट्रैवल करना कॉस्ट इफेक्टिव है. देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की अवेलेबिलिटी है. देयर आर प्लेसेस टू गो साइट सीइंग, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे क्यों मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, इसका आंसर है हमारा देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर. नाउ इसके लिए ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, क्यों, क्योंकि ठीक है आप मेडिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हो, देयर इज साइट सीइंग आल्सो अवेलेबल, तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी है, साइट सीइंग भी है, ऑल ऑफ द अबव को भी टिक कर सकते हैं. बोथ आर राइट आंसर्स.
नेक्स्ट है मेडिकल टूरिज्म पैकेज इंक्लूड्स। अब ये जो मेडिकल टूरिज्म का जो पैकेज है इसमें क्या क्या आता है? ट्रीटमेंट फॉर हार्ट, जॉइंट्स एंड ट्रांसप्लांट्स, ऑफ कोर्स, सेविंग 35% to 65% कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ऑल सर्विसेज फ्रॉम वीजा, ट्रीटमेंट टू साइट सीइंग, मेकिंग अरेंजमेंट्स एट फेवरेबल लोकेशंस। तो ये जो पूरा इस पैकेज में क्या आता है? एवरीथिंग, ऑल सर्विसेज फ्रॉम ट्रीटमेंट, वीजा टू साइट सीइंग, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। क्लियर? अब आते हैं हम दूसरे सेक्शन में, विच इज अ राइटिंग सेक्शन। Based on the notes given below, write a biographical sketch of Einstein in about 100 word। हम यहाँ बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की, द फेमस फिजिसिस्ट। इसके बारे में हमको यहाँ पे छोटे छोटे कीवर्ड्स दिए हुए। अब इन सारे कीवर्ड से व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू फॉर्म अ पैराग्राफ। ओके, तो पहले हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन कभी 1879 से 1955 तक थे ये। जर्मन फिजिसिस्ट, ब्रिलियंट माइंड, वॉज नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये हमेशा से पॉपुलर नहीं थे ये। डिड पुअरली इन स्कूल में इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा था। आफ्टर कॉलेज ही नियरली स्टार्व बिफोर फाइंडिंग अ जॉब। और कॉलेज के बाद देयर वाज अ टाइम जब उनको जो है एकदम मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। स्टार्व मतलब वो एकदम भूखे रह गए थे, बिकॉज ही हैड नो जॉब। Published his theory of relativity in 1995। तो इन्होंने अपनी जो पहला जो theory of relativity थी which changed everything, उसको उन्होंने पब्लिश किया था 1995 में, जिसने उन्हें दिया वर्ल्ड वाइड फ्रेम। इसके बाद ही वॉज एक्नॉलेज, तब उन्हें माना गया कि वो एक साइंटिस्ट हैं एंड लीडर इन द कॉज ऑफ वर्ल्ड पीस। और वर्ल्ड पीस में ही वॉज अ लीडर। हेल्प्ड एस्टैब्लिश हर्ब्रियो यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम। तो इन्होंने जो है एक यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश करने में हेल्प की थी, विच इज हेब्रियो यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम। नेम्ड पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय टाइम मैगजीन इन 1999। 1999 में इनको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। जो टाइम मैगजीन है इसमें दिस इज लाइक अ ह्यूज थिंग, पर्सन ऑफ द ईयर मिला था किसको? आइंस्टीन को। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इसको गैदर करके हमको एक पैराग्राफ लिखना है, विच इज नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। ओके, सो हियर इज द पैराग्राफ। Albert Einstein, born on March 14, 1879, Wittenberg, Germany, was a German-born physicist who developed the special and general theories of relativity and won the Nobel Prize for Physics in 1921 for his explanation of the photoelectric effect। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें जितनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है उसमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करके हमने ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्रिएट किया है। यहाँ हमने बताया कि वो कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, एंड सो ही वॉज अ जर्मन बॉर्न फिजिसिस्ट, जो कि क्या किया था उन्होंने? ही डेवलप्ड द स्पेशल एंड जनरल थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी, और जिनको 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। He had a brilliant mind, but he was not always recognized like he is today। तो वो उनके पास एक बहुत ब्रिलियंट माइंड था, लेकिन जैसे वो हमेशा से इतने पॉपुलर नहीं थे जितने वो आज हैं। He did poorly in school and after college he nearly starved before finding a job। तो उन्हें स्कूल में उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था और कॉलेज के बाद उनको एकदम स्टार्विंग भी होने लगी थी because he could not find a job। He then published his theory of relativity and received worldwide fame and was acknowledged as a scientist and leader in the cause of world peace। He also helped in establishing Hebrew University of Jerusalem। Einstein is generally, यहाँ पे एक full stop आ जाएगा। Einstein is generally considered the most influential physicist of the 20th century। 20th century के सबसे ज़्यादा influential physicist कहा जाता है इनको। He was even named, यहाँ पे दिया जाएगा, he was even named as person of the century by Time magazine in 1999। Einstein contributed more than any other scientist to the modern vision of physical reality। अब ये लाइन जो है, ये लाइन हमने खुद से ऐड की है because we wanted to give a proper conclusion। तो हमने क्या लिखा है? He contributed more than any other scientist।
किसी भी साइंटिस्ट से ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टू द मॉडर्न विजन ऑफ फिजिकल रियलिटी। मॉडर्न विजन मतलब आज हम जिस तरीके से फिजिकल रियलिटी को देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस साइंटिस्ट का है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The reading habits of the students in class 8 in a certain school were monitored. The information gathered is given below in a table. Based on this information, write an article for your school magazine discussing the findings in about 100 words. Do not forget to write a headline. तो यहाँ पे क्या हुआ है, किसी भी स्कूल में क्लास 8 के जो बच्चे थे उनकी रीडिंग हैबिट्स को मॉनिटर किया गया, विच मीन्स जब वो लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ पे कोई भी बुक इश्यू करते हैं घर लेके जाने के लिए या वहीं रीड करने के लिए, तो ये देखा गया सबसे ज़्यादा वो कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे जॉनर्स हैं, कैटेगरीज हैं बुक्स की, तो इसमें कौन सी बुक्स वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसको स्टडी किया गया। अब आपको इस स्टडी पे बेस्ड एक आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे देखो, जॉनरा प्रेफर्ड, जॉनरा मतलब क्या होता है? द कैटेगरी। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है कि कितने स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ा है, एंड परसेंटेज निकाला है ओवरऑल, मतलब इसको जब आपने सेग्रीगेट कर दिया। तो फैंटेसी जो है वो 15 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट, विच मीन्स 25%। साइंस फिक्शन अराउंड 6 विच इज 10%। रियलिस्टिक लिटरेचर जो है वो 3 मतलब 5%, मिस्ट्री 3 5%, एडवेंचर और एक्शन इज 20%, रोमांस 3 5%, हॉरर 3 5%, और बाकी की जो बुक्स होती हैं वो 15 लोग अराउंड 25%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। तो अब अगर हम इधर पे देखें तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ जाता है जो फैंटेसी बुक्स होती हैं, जैसे कि हैरी पॉटर हुआ या मैटिल्डा हुआ, ये सारी जो बुक्स हैं लोग सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। और सिमिलरली अदर कैटेगरीज में भी दे टेक एटलस या फिर जो है नॉन फिक्शन बुक्स, तो ये जो बुक्स हैं उसको भी वो लोग बहुत प्रेफर करते हैं। इसके बाद आता है एडवेंचर और एक्शन। एडवेंचर और एक्शन जो है 3rd नंबर पे आता है, और उसके बाद आता है आपके पास साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के बाद एवरीथिंग इज लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, रियलिस्टिक लिटरेचर, मिस्ट्री, रोमांस एंड हॉरर। अब हमने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, तो आर्टिकल के लिए एक हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमने हेडलाइन डाला है व्हाट डू यू लाइक टू रीड। What do you like to read? अब यहाँ आपको क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे बाय लाइन, और बाय लाइन में आप डालोगे अपना नाम, क्योंकि आर्टिकल आप लिख रहे हो। तो जैसे हियर आई कैन राइट बाय स्वाति वडलमानी, और क्योंकि ये आर्टिकल है सो यहाँ पे हमारे पास जो ये हमने लिखा है ये सेंटर अलाइंड होना चाहिए। ओके, रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक स्किल्स स्टूडेंट्स रिक्वायर टू लर्न टू बी सक्सेसफुल। नाउ आपको इस पे आर्टिकल लिखना है। आप आर्टिकल किस पे लिख रहे हो? रीडिंग हैबिट पे लिख रहे हो और रीडिंग प्रेफरेंस पे लिख रहे हो। अगर आप सीधा लिख दोगे कि एक स्कूल में रिसर्च हुआ है और ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं, ओके थैंक यू टाटा बाय बाय, तो आपकी जो आर्टिकल होगी उसमें कहीं से कहीं तक कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड अ गुड इंट्रोडक्शन। Reading is one of the most basic skills students require to learn to be successful. Reading जो है सबसे ज़्यादा बेसिक स्किल है जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है सीखना to be successful. It is not just an essential professional skill. ये कोई सिर्फ ऐसे ही जो है essential professional skill नहीं है कि आपको ये सीखना ज़रूरी है, टैली सीखना ज़रूरी है, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, but it is also a way to enjoy creative, informative and inspiring works of literature that enrich our life experiences. लेकिन क्या होता है, when you know how to read, you can read a lot of books, you can read newspapers, you can read magazines, you can read, आपको गूगल पे आप बहुत अलग अलग जो है नोट्स देख सकते हो। आप अपने इंटरेस्ट से, जैसे इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द स्पेस या आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्रिएटिव, इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर जो है उसे एंजॉय कर सकते हो। Recently, the reading habits of the students of class 8 were monitored in XYZ school. अब हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ हमने क्या बोला, रिसेंटली जो रीडिंग हैबिट्स हैं स्टूडेंट्स की उन्हें मॉनिटर किया गया था XYZ स्कूल में एट द एज ऑफ 12 to 14। नाउ क्लास 8 में ये इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स इफ यू आर इन क्लास 8 तो आपकी एज समवेयर अराउंड 12 to 14 होगी। It has been found that the most liked genre is fantasy.
तो ये जो है स्टडी के बाद ये पता चला है, जो मॉनिटर किया गया है रीडिंग हैबिट्स को, कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो जॉनरा है वो है फैंटेसी। नेक्स्ट टू फैंटेसी कम्स द एडवेंचर और एक्शन बेस्ड बुक्स फॉलोड बाय साइंस फिक्शन। Other genres enjoyed by the students are horror, mystery, realistic literature, romance, etc. रीडिंग इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन। रीडिंग जो है एजुकेशन की बैकबोन है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स अटेन नहीं कर पाओगे। Schools should have a collection of good variety of books for students to cherish and inculcate this beautiful habit। और हमने कंक्लूड कैसे किया है कि स्कूल्स जो होती हैं उनके पास एक अच्छी खासी वैरायटी होनी चाहिए बुक्स की, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, चेरिश कर सकें और इस ब्यूटिफुल हैबिट को, व्हाट इज़ द हैबिट, रीडिंग, इसको इनकलकेट कर सकें, मतलब इसको अपने अंदर जो है इस आदत को अपने अंदर डाल सकें। क्लियर? ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है स्टूडेंट्स शुड नॉट बी गिवन होमवर्क। ये लाइन सुन के सबको बहुत अच्छा लगा होगा, राइट? डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट कि स्टूडेंट्स को होमवर्क नहीं देना चाहिए? राइट एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे ऑन द टॉपिक, यू मे यूज द हिंट्स गिवन बिलो। अब आपको एक आर्ग्यूमेंटेटिव एसे लिखना है। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे वो होता है जहां आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हो और उसके साथ आप उसके लिए फैक्ट्स भी जो है प्रोवाइड करते हो, सो दैट आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड हो। ओके, अब अगर आप अगेंस्ट में हो, इफ यू से कि नहीं स्टूडेंट्स को होमवर्क देना चाहिए, देन दीज आर द पॉइंट्स। स्टूडेंट्स मस्ट हैव होमवर्क, नीड टू प्रैक्टिस थिंग्स लर्नड एट स्कूल, मेक श्योर दैट दे हैव अंडरस्टूड। मतलब स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क जरूरी है, क्योंकि क्या होता है स्कूल में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, जब आप घर आके एक बार उसको रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि स्कूल में तो टीचर हेल्प करती है, तो जब आप खुद से करते हो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड ऑल, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। मेक श्योर दैट दे हैव अंडरस्टूड, also helps teacher check if the students have understood। तो इसमें क्या है, इससे कंफर्म हो जाता है कि वो उस चीज़ को समझ चुके हैं, और टीचर्स के लिए भी हेल्प हो जाती है कि उनको पता है कि जो पढ़ाया है उन्होंने वो बच्चे को समझ में आ गया है। अगर उसने होमवर्क नहीं किया है फॉर अ रीज़न कि उसको नहीं बना, तो उनको ये भी पता चल जाता है कि ये जो टॉपिक है एक बार और रिवाइज करना चाहिए। अब अगर आप इसके फॉर में हो, मतलब आप इस को सपोर्ट करते हो कि हाँ होमवर्क नहीं देना चाहिए, तो दीज आर द पॉइंट्स। स्टूडेंट्स मस्ट हैव फ्री टाइम, नॉट ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन स्कूल, टाइम फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, परस्यू अदर इंटरेस्ट स्टूडेंट्स। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि उनके पास बहुत कम फ्री टाइम होता है, सारे सब्जेक्ट्स तो वैसे भी स्कूल में कवर नहीं होते, स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, और उनको दूसरे इंटरेस्ट, जैसे आपको गिटार सीखना है, आपको म्यूजिक सीखना है, आपको डांस सीखना है, तो ऐसे इंटरेस्ट के लिए टाइम नहीं होता, और अगर आप उनको ज़्यादा होमवर्क देते हो तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अब किस टॉपिक पे लिखा है? नाउ बीइंग अ टीचर and I have written against the topic. Students should not be given homework। ये जो आपका टॉपिक है मैंने इसके अगेंस्ट में लिखा है, which means yes, students should be given homework. Okay, let's see. The idea and purpose by schools to give homework to students is debated, and also the rationale behind is being discussed for a long time। ये जो स्कूल्स में होमवर्क देने चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये जो आइडिया है, ये आइडिया बहुत पहले से डिस्कस होता आ रहा है, और इसके पीछे का जो रैशनल है वो आज भी जो है इसमें डिस्कस किया जाता है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। Although many people think of homework as doing more harm than good by causing copious amounts of unnecessary stress to everyone, others believe that it has great advantages for children by encouraging them to think more independently outside the classroom। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो आप होमवर्क देते हो ये अच्छा करने से ज़्यादा बुरा करता है, और इससे जो है कोपियस अमाउंट ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को। लेकिन कुछ लोगों को लगता है, बाकी लोगों को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है, क्योंकि इससे बच्चे एनकरेज होते हैं कि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली खुद करें। एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो आपको टीचर ने पूरे साइंस में बॉडी पार्ट्स पढ़ाए हैं, घर जाने के बाद आपको एक होमवर्क दिया है जिसमें आपके पास एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है और आपको सारे बॉडी पार्ट्स मार्क करने हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो टीचर ने आज आपको जो भी पढ़ाया है आप उसको रिवाइज कर पा रहे हो, और उसके बाद आप अपने आप से वो काम कर पा रहे हो। इन माई ओपिनियन,
होमवर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स। तो मेरे हिसाब से ये जो होमवर्क है ये बच्चों को दिया जाना चाहिए। Homework provides us with the much needed time we need to understand all the different subjects and topics at the comfort of our homes. यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, होमवर्क जो है हमको एक वो टाइम देता है जिसमें हमको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को समझने में हेल्प होती है एट द कंफर्ट ऑफ आवर होम। मतलब हम वहाँ पे हमें क्लास में नहीं रहना पड़ता, अब अपना टाइम ले सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन करने में आपको टाइम लग रहा है तो टीचर तो आपको एक लिमिटेड टाइम देती है। सपोज यू आर डूइंग अ मैथ सम, अब इस मैथ सम में सपोज आपको 5 मिनट्स की जगह 10 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन टीचर तो आपको वो 5 मिनट्स ही देगी। तो यहाँ आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। It is difficult for teachers to supervise every single student, but if the students do their homework, then teachers can check their work easily during their free time. तो टीचर एक 30 और 40 क्लास स्टूडेंट्स की एक क्लास है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टीचर, कोई भी टीचर हो, बेस्ट से बेस्ट टीचर हो, कि वो एक एक स्टूडेंट को नहीं चेक कर सकती। तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि जब वो होमवर्क देती है तो उन्हें पता चल जाता है कि इफ़ दैट पर्टिकुलर टॉपिक वॉज क्लियर टू द स्टूडेंट और नॉट। This way, they can monitor the progress of every single student and give the feedback and also help the concerned student accordingly. इस तरीके से वो प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं और उसके अलावा फीडबैक भी देते हैं कि तुमने ये गलत किया, या मे बी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना है, या इसको और स्पेशियस तरीके से लिखना है। ऑल्सो वो कंसर्न स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को उसमें दिक्कत आ रही है तो वो हेल्प कर सकते हैं। When we study at home, there is very little or no distraction and we can study with more concentration and focus. जब हम घर में पढ़ाई करते हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, यू डोंट हैव फ्रेंड्स अराउंड, और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ लिख रहे हो बेल बज गई, तो यहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना काम पूरा कर सकते हो। When we study at school, we only get the surface knowledge, whereas homework let us delve into the topics that comprehend in a better way. तो जब हम लोग जो हैं स्कूल में पढ़ाई करते हैं तब हमें सिर्फ सरफेस नॉलेज मिलता है, टीचर ने रीड किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब हमें होमवर्क मिलता है तो हमें वो टॉपिक को और डिटेल में समझना पड़ता है, हमें खुद से रीड करना पड़ता है, सो दैट वी कैन आंसर द क्वेश्चंस। As the lesson is fresh, revisiting it at home will consolidate it further. तो अभी मैम ने आज ही आज पढ़ाया है और आज ही उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क दिया, तो क्या होगा, वो अभी अभी आपके माइंड में एकदम फ्रेश है। जैसे आज आप उसे रिविजिट करोगे, मतलब जैसे आपने फिर से उस टॉपिक को पढ़ा, तो क्या होगा, वो चीज़ प्रॉपरली आपके दिमाग में आ जाएगी। Students will also gain more confidence as they will work on their own, and even if they make mistakes, they will rectify them on their own. इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आता है, एक बार क्वेश्चन किया गलत हो गया, दूसरी बार किया गलत हो गया, तीसरी बार सही हो गया, उन्हें समझ में आ गया वो क्या गलती कर रहे थे, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। This self dependence will prepare them for future, और इसी से वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। Teachers give the work which is relevant and appropriate to the syllabus, and they plan it that way only, and it keeps the students interested. Teachers ऐसा ही होमवर्क देती हैं जो बच्चे कर भी पाएं, उनके सिलेबस से अप्रोप्रिएट है। Education is not limited to schools, and that is why homework is given for home, so that the student does not lose touch with the curriculum and stays connected. Education सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल में प्रोवाइड होगी, it is related to you. तो आप अगर घर में हो तो आपको घर में भी एजुकेट होना पड़ेगा, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। होमवर्क विल हेल्प अस लर्न एज वेल एज प्रैक्टिस। तो होमवर्क जब हमें मिलता है इससे हम सीखते भी हैं और प्रैक्टिस भी हो जाती है। सो आई बिलीव दैट होमवर्क इज़ अ गुड अप्रोच टू स्टडी। तो मुझे लगता है होमवर्क जो है पढ़ाई करने की एक सही अप्रोच है। So that was the article. I hope you understood it well. So now let's move forward. So next है हमारे पास fill in the blanks by choosing the correct options. Teacher, I will teach you only if you. तो बेसिकली अब आप यहाँ देख रहे हो there is a conversation. इस conversation में आपके पास blanks हैं और यहाँ पे आपको options दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ A, B, C, D, तो यहाँ पे आपको options दिए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं क्या आएगा। सबसे पहले है I will teach you only if you will behave properly, behave properly, behaved properly, had behaved properly. So I will teach you only if you behave properly. तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है अपने पास I try to be good but my neighbor. मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से रहूँ, लेकिन मेरी neighbor keep disturbing me, keep on disturbing me, keeps disturbing me
एंड कीप डिस्टर्बिंग मी। बट माई नेबर, यहाँ पे वो किसी एक की बात कर रही है, तो नेबर के साथ क्या आ जाएगा, शी कीप्स डिस्टर्बिंग मी, क्योंकि यहाँ पे हम कि वो मुझे डिस्टर्ब करती ही रहती है। यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सिंगुलर के लिए एस लगाना पड़ता है वर्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके आई कैन चेंज योर सीट इफ, मैं तुम्हारी सीट चेंज कर दूंगी कब, यू थॉट दैट विल हेल्प, you shall think that helps, you are thinking that will help, you think that will help। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा, अगर तुम्हें लगेगा नहीं बोलते हम तो will नहीं आएगा, आंसर will be if you think that will help। ओके, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, yes डैश यू विल नेवर हैव अ कंप्लेन अगेंस्ट मी, कि अगर आपने मेरी सीट चेंज करी तो मेरी तरफ से आपको कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगा। यू विल बी, इफ अगर आपने मेरी सीट चेंज करी, इफ यू विल बी चेंजिंग माई सीट, इफ यू चेंज माई सीट, इफ यू विल चेंज माई सीट, इफ यू हैड चेंज्ड माई सीट, तो ये तो पास्ट टाइम है, ये नहीं आएगा। कि अगर आपने मेरी जो सीट है वो चेंज कर चुके होते, ये बिल्कुल नहीं आएगा। इफ यू विल चेंज माई सीट, अगर आप मेरी सीट जो है चेंज कर दोगे, यू चेंज माई सीट, अगर आप मेरी सीट चेंज कर देते हो, सो यहाँ आपका आंसर आएगा यू चेंज माई सीट। इफ यू चेंज माई सीट, अगर आप मेरी सीट चेंज कर देते हो, आपको मेरी तरफ से कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। बुक्स, अब यहाँ पे भी आपको ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बुक्स डैश आर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स बी, बुक्स आर, बुक्स इज और बुक्स हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। देन whenever we are lonely dash unhappy they are there for us, तो इसमें क्या आएगा, whenever we are lonely or unhappy, ओके, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, they transport us dash land of fantasy, वो हमें they transport us towards, for, in और to, इसका आंसर हो जाएगा to, they transport us to a land of fantasy। नेक्स्ट है, no matter dash no matter dash we do to them they never leave dash, अगर हम उनके साथ कुछ भी करें, कभी बुक को हमने कहीं रख दिया, खराब तरीके से रख दिया, कुछ भी हुआ, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सो नो मैटर व्हाट वी डू टू देम, तो यहाँ जाएगा नो मैटर व्हाट वी डू टू देम दे नेवर लीव अस, ओके। फॉर्चुनेट वी कैन टर्न टू डैश एंड रीच आउट टू देम एट विल, मतलब हम उनसे दूर भी जा सकते हैं, उनसे पास भी आ सकते हैं, जैसा हमारा जब मन करे। फॉर्चुनेट द पीपल हु डैश द हैबिट ऑफ रीडिंग, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सो अब वी डिस्ट्रैक्ट आवरसेल्व्स, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें आ जाएगा आर, वी कैन टर्न टू आवरसेल्व्स एंड रीच आउट टू देम, ओके। फॉर्चुनेट और जी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब इसमें आपका आ जाएगा आर, फॉर्चुनेट आर दोज हु हैव दिस ब्यूटिफुल हैबिट ऑफ रीडिंग, फॉर्चुनेट आर दोज हु हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, ओके। सो ये हैं आपके आंसर्स ए से लेके ई तक, you can take a screenshot and then you have answers here, these are your answers, clear, F, G and H। Next है, edit the passage, Suzanne Butcher on the editored trail, there is an error in each line, underline the error and write the correct word in the space provided, one has been done for you as an example। तो यहाँ पे अभी सुजान बुचर, उनके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, हर लाइन में एक मिस्टेक है, जैसे कि सुजान बुचर लव एनिमल्स एंड द आउटडोर्स, ये लव नहीं होगा, वो एनिमल से प्यार किया करती थी, तो ये लव नहीं होगा, दिस विल बी लव्ड, अंडरस्टूड। In her teens, Suzanne is given a Siberian husky dog। जब वो टीनेजर थी, so around 13-15 years की जब वो थी, तब उनको एक साइबेरियन हस्की डॉग मिला था। इस क्यों लिखा है यहाँ पे, मिला है नहीं, मिला था, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह ये हो जाएगा was। Yet she became very interested in huskies as sled dogs। Yet नहीं आएगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि उनको एक हस्की डॉग दिया और फिर भी वो एक हस्की डॉग से जो है बहुत ज्यादा जुड़ गई, नहीं, एंड आएगा, येट की जगह क्या आएगा यहाँ पे, एंड she became very interested in huskies as sled dogs। After read about the
Iditarod race, Susan moved to Alaska. अब after read about नहीं होगा, after reading about हो जाएगा. क्या आ जाएगा यहाँ पे? After reading about Alaska, she earned money for buy herself a sled and a team. तो फिर वो जैसे उन्होंने इस रेस के बारे में पढ़ा तो वो जो थी वो अलास्का मूव हो गई. उन्होंने she earned money for नहीं आएगा यहाँ पे, to आएगा. अपने लिए एक स्लेड और टीम बाय करने के लिए वो अलास्का चली गई थी. तो these are the mistakes और ये इसके राइट आंसर्स हैं. तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, मैं आपको सीरियसली आंसर दिखाती हूँ. ओके, कूल, लेट्स मूव फॉरवर्ड. In years of hard work and training, so अब यहाँ पे of Askis, in years of hard work and training, Susan achieved her dream of race on the Iditarod Trail. At the age of 24, Susan entered the race for the first time and became the first woman with finish in the top 20. अब यहाँ पे जो mistakes हैं वो रही, सबसे पहला in years नहीं आएगा, after years of hard work आएगा. See, she achieved her dream of race नहीं, of racing on the Iditarod Trail. At the age of 24, Susan entered नहीं आएगा, entered आएगा, and became the first woman with नहीं आएगा, to आ जाएगा, to finish in the top 20. ये हैं आपके answers. Clear? चलिए next देखते हैं. अब यहाँ पे आपको जो है क्या दिया हुआ है, दो साइन बोर्ड्स दिए हुए हैं. यूजुअली जब भी हमको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो हमेशा पैसिव वॉइस में दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं दिया जाता, पैसिव वॉइस में दिया जाता है. क्योंकि कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंस्ट्रक्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग. सो अब इसका मतलब है यहाँ स्मोक करना अलाउड नहीं है. किसने लिखा, उससे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रैवलर्स ऑन बोर्ड. इसका मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ. ट्रैवलर्स ऑन बोर्ड. अब एडवाइस के लिए हमने क्या लिखा, आर एडवाइस. ट्रैवलर्स को एडवाइस किया जाता है, किसने एडवाइस किया नहीं लिख रहे हैं हम. नॉट टू स्मोक. स्मोक डिटेक्टर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड. स्मोक डिटेक्टर्स जो हैं यहाँ पे डायरेक्टर्स नहीं है, ये डिटेक्टर्स हैं. स्मोक डिटेक्टर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं. इन द वॉशरूम्स टू, मतलब वॉशरूम्स में भी इंस्टॉल किए गए हैं. स्मोकर्स विल बी पैनलाइज. स्मोकर्स को पैनलाइज किया जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे है डेंजर शैलो वाटर नो डाइविंग. मतलब यहाँ जो पानी है वो बहुत ज़्यादा शैलो है, आप डाइव मत करो. डाइवर्स आर वॉर्न्ड. उन्हें वॉर्न किया जाता है नॉट टू डाइव हियर. नॉट ड्राइव नहीं, डाइव. देयर इज डेंजर ऑफ इंजरी. आपको चोट लग सकती है. पेरेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड. पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है टू कीप देयर चिल्ड्रन अवे, कि उनके बच्चों को वो संभाल के रखें, उनके बच्चों को यहाँ से दूर रखें कि वो डाइव ना कर दें. क्लियर? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. In the passage given below, one word has been omitted in each line. Put a slash where the word is missing and write the word in the space word. अब यहाँ पे क्या किया है, हर सेंटेंस से एक मिस्टेक है, उसमें एक वर्ड गायब कर दिया. जैसे कि with least a month and a half's break in the school. With least के पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, at. With at least a month and a half's break in school. Summer for the schedule for summer. Entertaining children, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक स्लैश. Entertaining children will be a tough challenge. While students look forward to vacations, to let off steam, looking after them or taking care of them. यहाँ पे और taking them on a holiday is a tough task. अब यहाँ पे क्या है, इसमें इसके बाद आ जाएगा अ. तो यहाँ पे देखो इसके बाद हमने लगा दिया स्लैश. इज अ टफ टास्क, ये एक टफ टास्क है. विद द चेंजिंग सिनेरियो, जो बदलता दौर है. ऑन द होम फ्रंट एज मोर डैश मोर एंड मोर होता है, एज मोर मोर नहीं होगा, मोर एंड मोर होगा. तो यहाँ आ जाएगा आर टेकिंग टू वर्क सीरियसली एंड ऑप्टिंग आउट ऑफ जॉइंट. एंड आर ऑप्टिंग, are taking to work seriously and are opting out of joint family structure. Children's recreation options for vacations are limited to just television or comics. क्योंकि पहले joint family था, joint family से nuclear family हो गया, तो उनके पास अब interact करने के लिए भी option नहीं है. तो जो बच्चे हैं वो सिर्फ टेलीविजन देख रहे हैं और कॉमिक बुक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके recreational activities जो हैं या कितने भी जो vacation options हो गए वो बहुत limited हो चुके हैं. Clear?
So that's it. Here we are done with the test 1. मैं आपको बता चुकी हूँ जो इसके लास्ट में जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, that we will do once we are done with the reading of that book. Clear? Thank you so much guys for being with me. I hope you understood all the questions. These were all like apart from grammar जो writing part था, they were sample answers. आप अपने answers खुद लिख सकते हो. So if you like this video, do not forget to like, share and subscribe and visit our website which is magnetbrains.com जहाँ पे आपको सारे courses मिलते हैं बिल्कुल free. And here what you have to do is, so you have to click on class. सारी क्लासेस में दी हुई हैं, जस्ट क्लिक ऑन क्लास, क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, आप टॉपिक पे क्लिक करो एंड योर video will appear after clicking on the topic. That's pretty easy. Thank you once again. Take care of yourselves. Bye bye.